कल बजट से पहले वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर पेश की है। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश हो चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष के 6.5 से 7% तक ग्रोथ की उम्मीद की गई है, वो भी रियल जीडीपी में। निजी सेक्टर और सरकार में पार्टनरशिप पर जोर दिया गया है। और बजट से पहले इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ को बेहतर बताया है। साथ ही मीडियम टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ 7% तक की संभावना जताई है। Real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. And the growth has been contributed to by a steady maintenance of the share of private consumption. Investment is being driven by not only by public sector capital formation. Both union and state governments have clearly been spearheading the capital formation. But let me also tell you that private capex has been growing. Private capex has recovered. Households are not in distress. Households actually are investing in financial assets which have done very well. और आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद सीईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कैपिटल मार्केट रिटेल इन्वेस्टर के बढ़ने पर सवाल किया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कैपिटल मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी हेल्दी है, मगर एफएनओ में ट्रेडिंग कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। कैपिटल मार्केट को लेके इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिटेल इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट कॉल्स फॉर केयरफुल कंसिडरेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्विटी मार्केट के रेगुलेटर या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से इकोनॉमिक एडवाइज़र का क्या सजेशन है, किस तरह का रिकमेंडेशन है इस कैपिटल मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसे? So there is no problem with the participation of retail investors in the capital market. It is a very healthy thing. It has actually created a very good buffer for Indian markets in general, given an additional saving option or additional deployment of savings for our households in the last 4 years. So capital market participation by retail investors is a very healthy and a very welcome thing. The issue is in what kind of capital market participation that they are engaging in. Speculative trading in futures and options is something that I have commented upon earlier, and that's exactly the point that we are driving at, because they are not exactly benefiting either the households or the purpose of capital formation in the overall economy. और हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं पूरी पिक्चर के साथ। लक्ष्मण जी, बताइए इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या हाइलाइट्स देखने को मिली? जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया है उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं वह है जीडीपी ग्रोथ का, यानी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी रहने वाली है। एक तरफ जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दे रहा था, आईएमएफ जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से ज्यादा दे रहा था, बाकी रेटिंग एजेंसियां भी 7% या उससे ज्यादा का अनुमान दे रही थी। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने आर्थिक सर्वे में सिर्फ और सिर्फ 6.5 से 7% आर्थिक ग्रोथ का अनुमान दिया है, यानी रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। हालांकि इसके पीछे मुख्य आर्थिक सलाहकार की दलील यह है कि वो निराशावादी नहीं है। 7% जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में, जो घरेलू अर्थव्यवस्था में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं उनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर मानसूनी बारिश कई जगह नहीं हुई है या कम हुई है, अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत सामान्य नहीं हैं, और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड खासतौर से एक्सपोर्ट पर चुनौतियां अभी बनी हुई है। इस वजह से जीडीपी ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा कंजर्वेटिव रवैया आर्थिक सर्वे में अपनाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आर्थिक सर्वे में रोजगार को लेकर कहा गया है कि निजी कंपनियों का प्रॉफिट जिस रफ्तार से बढ़ा है, उस रफ्तार से निजी कंपनियों ने ह्यूमन रिसोर्स में अपना निवेश नहीं किया है। यानी निजी कंपनियों से इतनी अपेक्षा की जा रही थी रोजगार के मौका पैदा करने के लिए, उतने रोजगार के मौके निजी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की तरफ से नहीं पैदा किए गए। एक तरह से चेताया भी गया है कि अगर ऐसा ही रहा तो अर्थव्यवस्था में मांग लगभग काफ़ी कम हो जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर महत्वपूर्ण बात कही गई है। कहा यह गया है कि इसको लेकर संतुलित नीति अपनाने की ज़रूरत है, खासतौर से सर्विस सेक्टर और बाकी ग्रोथ पर इसका असर पड़ने की संभावना है, इसलिए आपको काफ़ी सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि करीब 2 पन्ने से ज़्यादा का नोट है, वह है आपको कैपिटल मार्केट को लेकर के। कैपिटल मार्केट में रिटेल निवेशों की बढ़ती हिस्सेदारी को संज्ञान लिया गया है और कहा गया है कि जिस तेजी से बेहतर रिटर्न की उम्मीद में रिटेल निवेशक बढ़ रहे हैं, वास्तविकता उससे मेल नहीं खाता है। हालांकि अगर साफ शब्दों में कहें तो आर्थिक सर्वे में फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर एक चिंता जताई गई है। कहा गया है कि ऐसे जगह पे निवेश किया जा रहा है जिससे कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी रचनात्मक निवेश नहीं है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है और साथ ही साथ एक बात पर जोर दिया गया है, वो ये कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र तीनों मिलकर आपस में काम करें, चाहे रोजगार पैदा करने की बात हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो या फिर रिफॉर्म की बात थी, तभी जाकर के काफ़ी सफलता मिल पाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आर्थिक सर्वे की। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और आर्थिक सर्वे और बजट में उम्मीदों पर सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव पुरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। संजीव पुरी ने कहा कि सर्वे से इकोनॉमी की पॉजिटिव तस्वीर दिखी है और FY24 में ग्रोथ कम से कम 8% रहेगी। काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं अभी पिछले दिनों में इन सेंटर में, काफ़ी सालों से सेंटर में हुए हैं। बट जो अगले महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, जैसे आप एग्रीकल्चर की देखें, सर्वे में भी बात किया है, लेबर की देखें, लैंड की देखें और पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स देखें, तो इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जैसे GST में कैसे एक प्लेटफॉर्म मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है कि इन एरिया में भी एक कंसेंसस लाया जाए, और मैं समझता हूँ ये सब स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज इससे अल्टीमेटली गुड क्वालिटी जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड। इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्ट किया गया है, ग्रोथ काफी कंजर्वेटिव आपको लगता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ, कंजर्वेटिव लगता है। और CII का इंटरनल सर्वे काफी ऑप्टिमिस्टिक है। देखिए RBI का भी 7.2 पे है, अभी ग्लोबली भी अभी 0.2 से 6.8 से 7.7% गया, RBI का भी 7 से 7.2 गया। तो CII का अनुमान है कि इसमें 8% तक हो सकता है, ये पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल है बिकॉज कुछ फेवरेबल फैक्टर्स हैं इस साल में। जगह हमारा अनुमान है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर होएगा इस साल। ये भी एस्टिमेट है कि WTO का कि जो ग्लोबल ट्रेड है -1.2 था, इस साल में 2.5% होएगा। तो देखिए 3.7 का स्विंग है। एंड बिकॉज मानसून बेटर है, एग्रीकल्चर बेटर है, तो फूड इन्फ्लेशन भी बेटर रहेगी, बेटर कंट्रोल रहेगी। इंटरेस्ट रेट्स भी सेकेंड हाफ में ईज आउट होंगे। सो ये सब फैक्टर्स हैं जो फर्दर प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्पेटस टू। और फाइनली बजट कल पेश होना है, तो उसमें क्या सरकार से, मतलब वित्त मंत्री की तरफ से क्या आप देख रहे हैं जिससे कि ये पूरा जो साइकिल है, ग्रोथ मोमेंटम का साइकिल है, और तेजी से घूमे? देखिए, जो पुराने बजट्स रहे हैं काफ़ी विजनरी रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, और उसका इम्पैक्ट हमें दिख भी रहा है। इकोनॉमिक मोमेंटम है इंडिया में, तो एक तो ये उम्मीद है कि वो स्ट्रैटेजी जो पहले अडॉप्ट की है, वो स्ट्रैटेजी पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू रहेगी। कॉस्ट ऑफ मेनी थिंग्स हैज गॉन अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड काफ़ी देर से इनकम टैक्स मे बी इनकम टैक्स कुछ लोअर एंड पे से अप टू बिलो 20 लाख, सम रिलीफ देयर। मे बी ऑल्सो PM किसान का जो अमाउंट है उसमें बढ़त हो सकती है। इवन जो मनरेगा है उसके वेजेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो दीज विल बी सम ऑफ द मेजर्स अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट्स टू गिव सम रिलीफ टू द द कॉमन मैन, मिडिल क्लास के लिए। वो भी कंजम्पशन को ड्राइव करेंगे, एंड इन टर्म्स आई थिंक वंस कंजम्पशन इज ड्रिवन, इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी इसके कारण। तो कैसा रहेगा कल का बजट? आज इकोनॉमी की जो तस्वीर आई है सर्वे में, उससे क्या कुछ पता चलता है बजट के बारे में? तमाम चीज़ों पर बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और बजट सत्र आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले देश को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि कल का बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। उन्होंने कहा कि बजट 5 साल की दिशा तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत का टारगेट पूरा करना है।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दलों ने फायदे के लिए संसद का दुरुपयोग किया। हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। इस बार का बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। अलग अलग सेक्टर्स को कुछ न कुछ खास मिलने वाला है। ये बजट क्यों है खास? इस बजट में और क्या हो सकता है अहम? इस पर देखिए हमारे रिपोर्टर्स की खास चौपाल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे समय बजट पेश किया जा रहा है जब अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में बजट पेश किया जा रहा है जब रोजगार पैदा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, इस पर हमारी पूरी टीम लगातार नजर बनाए हुए है और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे हैं वित्त मंत्रालय के ठीक सामने और आपको बताएंगे कि जो बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ खास निकल कर आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सहयोगी आलोक के साथ, जो कि इंडस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों पर काफी पैनी नजर रखता है। आलोक, जब बात रोजगार की और आर्थिक विकास की होती है तो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि इंडस्ट्री को आप पुश करिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। इस बजट में इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, उनके लिए रॉ मटेरियल सस्ता मिले, वहां पर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और साथ ही साथ उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, इस पर जोर रहेगा। अगर हम बात करें तो पीएलआई स्कीम सरकार की बहुत ही एक खास स्कीम है। इसमें साइकिल, आपको टॉयज, केमिकल सेक्टर जैसे, लेदर सेक्टर जैसे में पीएलआई स्कीम सरकार ला सकती है। इसके अलावा कई सारे मोर्चों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है काफी क्रूशियल होता है, रॉ मटेरियल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे पेपर, मेटल, फार्मा, मेडिकल डिवाइस जैसे इंडस्ट्री है, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो उनके लिए रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या बढ़ावा की जा सकती है। तो ये ताकि रॉ मटेरियल सस्ता मिले। इसके अलावा एक्सपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एक्सपोर्ट के लिए उनके लिए एक्सपोर्ट हब बनाने की बात चल रही है कि एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन एक नई बॉडी बनाई जाए जो कि उनको एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। इसके अलावा उनको कई तरह के और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं मार्केटिंग वगैरह के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर, तो बहुत सारी जो डोमेस्टिक चीजें हैं उनमें उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाएगा। और उनके लिए जैसे डीप टेक पॉलिसी है, स्टार्टअप काफी बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, वहां पर डीप टेक पॉलिसी नई ऐलान की जा सकती है। तो इस तरह के कदम सरकार उठा सकती है। इसमें रोजगार भी ज्यादा मिले, एक्सपोर्ट भी हो और इंडस्ट्री को भी फायदा मिले। ये काफी बड़ी बात है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हो। रोहन सिंह, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैनी नजर रखते हैं, एविएशन सेक्टर पर नजर रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा देने से कई सारे सेक्टर को खुद ब खुद बढ़ावा मिल जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कुछ संभावना जताई जा सकती है? जी, इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है वो बरकरार रहेगा। एक मॉडेस्ट इंक्रीज आप 10 से 15% का देख सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए खासतौर पे 15,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जा सकती है। इसमें कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी होंगे। इसके अलावा जो बड़े शहर हैं, भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, वहां ट्रैफिक से निजात के लिए, पॉल्यूशन इंजीनियर के लिए रिंग रोड की घोषणा की जा सकती है। एक सरकार का पुश रहा है ईवी सेक्टर पे, वो इस बार भी जारी रहेगा। सरकार स्कीम का एक्सटेंशन की तो बात कर ही सकती है, लेकिन साथ ही जो 5 साल का रोड मैप है एक तरह से ईवी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, उसकी घोषणा भी यहाँ पे की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी ईवी, जो बार बार सरकार और प्रधानमंत्री भी जोर दे चुके हैं, ग्रीन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा फोकस होगा। तो जो रोहन की बातों से संकेत मिल रहा है, ग्रीन इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है इस पूरे बजट का। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहती है, खासतौर से तब से जब से रेल बजट को मिला दिया गया आम बजट से, वो नजर रहती है कि रेलवे सेक्टर के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो दीपाली है, रेलवे सेक्टर को सालों से कवर कर। दीपाली, रेलवे के मुसाफिरों के लिए क्या कुछ खास मिलने वाला है या फिर रेलवे कंपनियों के शेयर धारकों के लिए क्या कुछ खुशखबरी आ सकती है? जो बिल्कुल सरकार का फोकस रहेगा किस तरह से निजी निवेश बढ़ाया जाए रेलवे में, क्योंकि सरकार चाहती है कि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो। खासतौर पर अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो उसको पेसअप किया जाए। इसके अलावा जो कोचेस की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले और साथ ही जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, उसके नए कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। एलोकेशन जाहिर तौर पर 20% तक बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये रहेगा कि यात्रियों के लिए जो रेल का सफर है उसे किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है 2 से 3 बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऐसे में जो रेलवे की तरफ से कवच इंस्टॉलेशन था उसकी लेट लतीफी पर यहाँ पर सवाल उठे
बैठे हैं, तो कवच के लिए 5 से 6 हजार करोड़ रुपए अलग से एलोकेट यहाँ पर वित्त मंत्री करती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो इसमें रेलवे के अलावा एक और चीज आपसे पूछूं, उसके बाद असीम के पास जाऊंगा, वो है हेल्थ सेक्टर। क्योंकि आर्थिक सर्वे में भी हेल्थ सेक्टर पे, खासतौर से मेंटल हेल्थ पे काफी जोर दिया गया है, तो हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, खासतौर पर अगर कोविड के बाद से देखें तो लगातार वित्त मंत्री की तरफ से जो एलोकेशन है स्वास्थ्य सेक्टर के लिए वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और यही कंटिन्यूटी हम इस बजट में भी देखेंगे। एलोकेशन तो बढ़ेगा ही, साथ जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाएगा और उसके तहत 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी वैक्सीन को सस्ता किया जाए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को सस्ता किया जाए, इस लिहाज से भी बड़े अनाउंसमेंट इस बजट में होते हुए दिखेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है एग्रीकल्चर। इस बार एग्रीकल्चर पर नजर इसलिए रहेगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जो कि माने जाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी सुधार किए थे, तो शायद उनकी बात चले और बजट में उनकी झलक दिखे। तो असीम, एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर करते हैं। असीम, क्या लग रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बजट में फोकस रहेगा? डेफिनेटली एक बड़ा फोकस आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही दिखाई देगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन इस बार आपको शायद वहां पर कोई बढ़ोतरी होती हुई दिखाई ना दे। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत आप होती हुई देख सकते हैं, यानी कि सरकार रिफॉर्म्स करेगी, जो भी राज्य रिफॉर्म्स करेंगे उनके लिए एक बड़ा फंड का अनाउंसमेंट होगा और उनको उस रिफॉर्म्स के हिसाब से ये फंड रिलीज किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कृषि क्रेडिट कार्ड है, अभी आपको 3 लाख का लोन मिलता है, उसके अंदर बढ़ा करके 5 लाख तक का लोन जो है वो किया जा सकता है। बिना कोलेटरल के आपको 1,60,000 तक का लोन मिलता है, उसको बढ़ा करके 2.5 लाख तक का किया जा सकता है। सबसे बड़ा फोकस सरकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर रहने वाला है। एक बड़ा फंड अनाउंसमेंट हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पीएम आशा के तहत आकर के देख सकते हैं। जो भी किसान ज्यादा क्रॉप डाइवर्ट करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे, उनको एक बड़ा राशि यहाँ पर हम घोषणा होती हुई मुझे लगता है कि कुल मिला के लगता है कृषि क्षेत्र को लेकर के किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, इस पर फोकस होगा। लेकिन इस पूरी चर्चा में अगर एक बात ना हो तो छूट जाएगा, वो है कि नौकरी पेशा लोगों को क्या मिलेगा। इनकम टैक्स पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि वहां पे ये माना जा रहा है कि शायद वित्त मंत्री इनकम टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम में एक नया स्लैब जोड़ करके कुछ नौकरी पेशा लोगों को राहत दे, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से आगे बढ़ा दे। कुछ लोग कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये सारे मुद्दे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। बस कुछ ही देर का समय है, उसके बाद बजट पेश होगा, तो फिर देखिए क्या क्या होता है। लक्ष्मण राय अपनी टीम के साथ, दिल्ली। बजट से पहले बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स 103 पॉइंट गिरकर 80,502 पर, निफ्टी 22 पॉइंट गिरकर 24,509 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आज के बाजार में पीएससी, ऑटो, मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। इसके अलावा रियल्टी, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें और ब्रेक के बाद खास खबर के इंतजार करें। नमस्कार। इंक्रीज होना कॉज ऑफ कंसर्न है या फिर वोलेटिलिटी कॉज ऑफ कंसर्न है? क्या देखते हैं इसमें कंसर्न आप? Thank you. So, unfortunately, since I can't, since my Hindi is not very good, and I apologize for that, I'll answer your questions in No English. issue, So, let me clarify one more time. I did that in the presentation press conference also. Retail participation in Indian capital markets is not a concern. Retail participation in trading of derivatives is a concern because, as SEBI working paper said way back in January 2023, most of the trades in futures and options do not make money for the investor. And it is not money that is going into productive capital formation.
And that is an area of concern, and I think the regulator is addressing that. As far as economic growth is concerned, yeah, please. आपके पास कोई सजेशन है कि कैसे इस फ्यूचर ऑप्शन जैसे इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहिए? I think the regulator has appointed a working group looking into this matter, and I think we should wait for the recommendation and whatever actions the regulator, SEBI, will be taking on this aspect. We should wait for that. वन मोर क्वेश्चन इस एस्पेक्ट पे कि आपने एक लाइन इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी सच एज इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर नीड्स टू सपोर्ट द बैंकिंग सेक्टर. तो माय क्वेश्चन इज कि जब फाइनेंशियल सेक्टर इतना वाइब्रेंट है, रिटेल पार्टिसिपेशन, financial sector needs to support the banking sector. That is not quite correct. got your point, sir. Now my next question is on economic growth. GDP growth को लेकर रिजर्व बैंक 7.2, IMF ने प्रोडक्शन बढ़ाया, फिच रेटिंग एजेंसी ने प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं वो काफी कंजर्वेटिव हैं. ऐसा क्यों? At the end, in fact, we had argued with the International Monetary Fund about their projections for last year in FY24, when we were much more optimistic about economic growth, achieving very close to 8%. At the beginning of FY23-24, the International Monetary Fund was extremely pessimistic about India's growth, putting it at below 7%. And we used to argue that in the course of 23-24, that it should be closer to 8%, and we finally got 8.2. So it is all there's nothing about being pessimistic or optimistic. It is about understanding how the situation is evolving. In February, when we presented the Indian economy a review, we did speak about the fact that economy would comfortably achieve 7% GDP growth. But now we feel that the impact of a patchy monsoon and geopolitical situation becoming more fragmented and more protracted conflicts being there, and also financial market correction risks increasing because of what's happening in the developed markets, etc., is making us feel that it is good to have a more realistic assessment of what it might entail. But as we get more data, as we go into the second quarter, etc., if the flow of data suggests that our prudence or conservatism is not very well founded, we will be more than happy to upgrade. As in any case, the real economy does what it does. Projections are just mere projections. Okay, so ये projection upside ज़्यादा possible है कि downside ज़्यादा possible है? कुछ hints? So at the moment, we said that the risks are evenly balanced on both sides. Yeah. Okay. बैलेंस. एक और इशू है वो है डेवलप कंट्रीज को लेकर के, विकसित भारत का. इसमें ये माना जा रहा है कि 7.5% to 8% एनुअल ग्रोथ की ज़रूरत है. तो अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो चुके हैं, क्या वो काफ़ी हैं 7.5 to 8% ग्रोथ के लिए, या फिर कुछ और करने की ज़रूरत है? I think, see, it's important to make a distinction between what are things in our control and what are things that are not in our control. Economic growth is not 100% a consequence of actions we take, because external factors, natural calamities, geopolitical conflicts, and export growth, which is dependent on growth in other countries, all these factors influence economic growth outcomes, and many of them are not in our control. What is in our control is actions that we can take, whether it is the union government or state governments or the private sector. The union government can continue to look for prudent fiscal management, bringing down the cost of capital and bringing down interest rates, and also liberalizing various rules and regulations, ease of doing business, investing in irrigation, and self-sufficiency in critical minerals and rare earths, and creating infrastructure. State governments and local governments also can do the same, but also continue to ease local level regulations, inspection and compliances. The private sector on its part can undertake research and development and also ensure that it maintains a good balance between investment in capital and investment in labor. So ultimately, these are all the actions that each and every one of the constituents in the economy can take. Whether they result in 7%, 8% or 9% growth or lower depends on a lot of other factors beyond our control. So there are no guarantees here. Each one of us
in the economy have to do what we have to do, but the outcomes could be subject to multiple factors. So there's no point in speculating or looking for guarantees here. सो गारंटी किस बात की? 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, इसकी गारंटी देना मुश्किल है. Can we say that? No. I think the point is we can become a developed nation. We have, and the survey also pointed out that we have come from $348 to $2,500. We have grown at we have grown 8x or 7x between 348 to 2,500. And we have come through very different global growth eras. Now, what is developed nation state? If we have a per capita income of $10,000 or $11,000+ at today's prices, then we are becoming a developed nation. So that is eminently possible. But what I'm trying to say is that we should have targets as good goals to aim for and aspire, but we continue to focus on whatever we can do to facilitate growth. And that is a responsibility of multiple stakeholders. That is what the survey is about. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन सर कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कंसर्न है काफ़ी दिनों से इकॉनमी में. तो सर्वे में बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट की बात की है. कुछ ब्रीफ में आप बता सकें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या करने की ज़रूरत है? So the survey has indeed highlighted the several steps that can be taken. Once again, the bulk of the steps is in supporting medium and small enterprises to grow their markets, and also talk about deregulation as an important area of work which can actually release a lot of employment potential, skilling and education, matching with the employer's requirements, and the industry itself collaborating with academia to create jobs, etc., to make sure that skilling and education are in alignment with the requirements. These are all the multiple steps, and also ensuring that Indian youth are remaining healthy and have healthy eating habits and the kind of products we sell them, etc. So actions need to be taken in multiple levels, and much of them actually, while that's what I mentioned, deregulation and creating education and skilling are a joint responsibility of union and state governments. And also when it comes to skilling, and when it also comes to investing in R&D, and when it comes to ensuring a good balance between capital and labor, that is the private sector's responsibility. So multiple agencies have to come together to ensure employment generation. सो नेक्स्ट बिग इवेंट है बजट. तो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ रिफ्लेक्शन बजट में देखने को मिलेंगे? It's a matter of less than 24 hours. Why don't you wait and see? Thank you very much. Oh, thank you so much, sir. Thank you so much.